अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन, केमिस्ट्री पार्ट 1 क्विक कोरियन क्लासेस के अंदर आप सबका खुशामदीद। सो आज क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसके टोटल 37 क्वेश्चन हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। इनमें से आज हम 18 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटर मालिकुलर एंड इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। देखिए, इंटर मालिकुलर फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है सेम, ठीक है, और इंटर का मतलब है इन बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है इन दी, ठीक है। यानी कि इंटर मालिकुलर फोर्सेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग अमंग द मालिक्यूल, के जो मालिक्यूल्स के दरमियान में हैं, एंड वन मालिक्यूल अट्रैक्ट्स द अदर मालिक्यूल। इन फोर्सेस को हम इंटर मालिकुलर फोर्सेस कहते हैं। और इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस क्या हैं? द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मालिक्यूल। एक मालिक्यूल में जो मुख्तलिफ एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं, उन फोर्सेस को इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस कहते हैं। सो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस मालिक्यूल के अंदर मौजूद हैं और इंट्रा बिटवीन द मालिक्यूल्स मौजूद होती हैं। अब जो इंटर हैं ये वीक हैं, इंट्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस पर डिपेंड करती हैं, और इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस जो हैं तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करेंगी। इंटर मालिकुलर फोर्सेस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जैसा कि आप नीचे एग्जांपल में यहाँ पर देख भी सकते हैं, और इंट्रा जो है इसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। जी अगला सवाल है डिफाइन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस विद एग्जांपल। तो देखें द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मालिक्यूल, तो ये देखें पोलर मालिक्यूल है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ द नियर बाई नॉन पोलर मालिक्यूल, ठीक है। तो नॉन पोलर मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कौन? पॉजिटिव एंड, ठीक है। और अगर सपोज नेगेटिव एंड होगा तो वो डेफिनेटली उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जैसे यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर मौजूद नियर बाय नॉन पोलर मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस इन नॉन पोलर मालिक्यूल। आप नीचे देख सकते हैं कि इस नॉन पोलर मालिक्यूल पे हमने यहाँ पोलैरिटी को इंड्यूस कर लिया, एंड बोथ मालिक्यूल्स बिकम डाइपोल। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस और डीबाई फोर्सेस। जी अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ ए डाइपोल? डाइपोल फोर्सेस गिव इट्स बेसिस। तो डाइपोल फोर्सेस क्या हैं? तो देखें डाइपोल फोर्सेस कैन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मालिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मालिक्यूल। यानी कि पॉजिटिव एंड एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। ये नीचे एग्जांपल है। अच्छा, इसकी बेसिस क्या है? तो देखिएगा हमारे पास जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं इसकी बेस होता है कि डाइपोल का बनना, ठीक है। अब ये डाइपोल क्यों बनता है? ये बनता है क्लास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है अगर ये 0.4 से ज़्यादा है, ठीक है, दो एटम्स के दरमियान, तो हमारे पास डाइपोल जनरेट होगा और वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। जो कि नेगेटिव जो है हिस्सा वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो नतीजे के तौर पे यहाँ पर एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। तो ये इसकी बेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये डाइपोल फोर्सेस की बेस है। ये अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट आर लंदन फोर्सेस द मोमेंट्री फोर्सेस। तो देखेंगे मोमेंट्री फोर्सेस होती हैं जो एक लम्हे के लिए बनती हैं। द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन या लंदन फोर्सेस। यानी कि मोमेंट्री फोर्सेस हैं जो एक लम्हे के लिए बनती हैं। कितने लम्हे के लिए बनती हैं देखिएगा ज़रा हमारे पास, इसको हम ज़रा छोटा सा, ये है मेरे पास पौधे एक एटम, ठीक है, ये डाइपोल बन जाता है, ठीक है। एक ही दूसरा एटम है, ठीक है, ये भी डाइपोल बन जाता है। एक ही मेरे पास तीसरा एटम है, ये भी डाइपोल बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही एक चौथा एटम आएगा और वो डाइपोल बनेगा और इनके दरमियान फोर्सेस क्रिएट होंगी, ठीक है, तो ये वाला जौन सी फोर्सेस क्रिएट हुई थी ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक थोड़े से लम्हे के लिए बनी थी, ठीक है। और उस लम्हे के बाद जैसे ही ये चौथा मालिक्यूल आके यहाँ पर इस डाइपोल के साथ अपने फोर्सेस क्रिएट करेगा,
पहला जो डाइपोल बना हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये जाके अब किसी और मालिक्यूल एटम के साथ या मालिक्यूल के साथ जाके लंदन फोर्सेस को क्रिएट करेगा। तो दीज आर दी मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल। ये अगला सवाल है, डिफाइन पोलराइजेबिलिटी एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या जी पोलराइजेबिलिटी क्या है और इसकी अहमियत बयान करें। तो देखें पोलराइजेबिलिटी क्या है, is the quantitative measurement of the extent to which the electronic cloud can be polarized or distorted। यानी कि हमारे पास ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि किस हद तक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने पोलराइज हो सकते हैं या डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, वो कह लें बिखर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ यहाँ पर अगर एग्जांपल के साथ समझना चाहें, ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी देखें जी, ये मेरे पास है एटम है, ठीक है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये कितने डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। अगर मेरे पास साइज़ इतना है तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है डेफिनेटली। अब ये कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, ये इतना हो सकता है। तो इसका मतलब है कि व्हेन एवर द साइज इंक्रीजेस द पोलैरिटी या पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। तो जो एक्सटेंड है, जो सलाहियत है डिस्टॉर्ट होने की, पोलराइज होने की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, वो साइज़ इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर जाती है। तो इफ़ द पोलराइजेबिलिटी इज़ इंक्रीजेज then London dispersion forces is increased, and if the polarizability is decreased then the London dispersion forces also decrease, and polarizability depends upon the size। if size increase, अगर size increase हो जाएगा तो polarizability increase हो जाएगी and London dispersion forces will also increase। जी क्लास, अब अगला सवाल है, boiling point of neon is greater than helium or why boiling point of noble gases increases down the group। तो देखें when we move along the group of periodic table the size of atom increases gradually। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे की तरफ जो साइज है वो इंक्रीज होता है। अब पिछले अभी हमने पोलराइजेबिलिटी में पढ़ा है कि whenever the size increase the polarizability increases, so this increased size is responsible for enhanced polarizability of noble gases, and due to this reason intermolecular forces and London dispersion forces goes on increasing in these molecules, hence boiling point also increases along the group of noble gases, so that's why neon has high boiling point than helium। जी क्लास, अब अगला सवाल है हमारे पास, फ्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस while iodine exists as solid, give reason। so fluorine exists as gas while iodine exists as solid because the London dispersion forces are higher among the iodine molecules। तो iodine molecules जो हैं उनके दरमियान London dispersion forces ज़्यादा होती हैं। रीज़न वही जो भी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ा है कि आयोडीन का साइज ज़्यादा है। so whenever this is due to large size of iodine, whenever the size is high the polarizability is high, and then this enhanced polarizability increases the strength of London dispersion forces। so अब अगला सवाल है जी, define hydrogen bonding and show hydrogen bonding in ammonia molecule। so hydrogen bonding is the electrostatic forces of attraction between highly electronegative atom and partially positively charged hydrogen atom। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, तो ये मेरे पास देखो ये नाइट्रोजन है और ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। इनके दरमियान ये जो फोर्सेस बन रही हैं इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। ये अगला सवाल है, H2S is gas while H2O is liquid at room temperature, justify। यहाँ एक दूसरा ही सवाल आ सकता है, boiling point of water is higher than similar hydrides H2S, H2SE and H2TE। when we consider the hydrides of group 5A, 6A and 7A, then ammonia, water and HF show maximum boiling point in the respective series। the reason is the enhanced electronegative character of nitrogen, oxygen and fluorine। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर वो ज़्यादा हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये वाले जो कंपाउंड हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाते हैं। and that is why water is liquid at room temperature but H2S and H2SE are gases because water molecules may form hydrogen bonding and H2S and H2SE has a no hydrogen bonding। जी क्लास, अब अगला सवाल है हमारे पास,
जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि HI ज़्यादा एसिडिक है, HBr उससे कम है, HCl उससे कम और HF सबसे कम. So why HF is a weaker acid than HI? The low acidic strength of HF molecule as compared to HCl, HBr and HI is due to strong hydrogen bonding, because the partial positively charged hydrogen is entrapped between two highly electronegative atoms. So दो high electronegative atom के दरमियान entrap होगा. So HF is weaker acid than HI, HCl and HBr. मसलन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास सपोज HF का मालिक्यूल है, ठीक है, और एक ये दूसरा मालिक्यूल है HF का. तो ये जो हाइड्रोजन है इसको ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है कि ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान इंट्रैप्ड हुआ है. सो इज इंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो इसका यहाँ से निकलना, इस हाइड्रोजन का यहाँ से निकलना ईजी नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो HF का जो एसिडिक करैक्टर है वो बहुत कम होता है. सो HF इज़ अ वीक एसिड. ये अगला सवाल है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन HF although HF हैज़ a strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी HF से ज़्यादा है. वजह It is interesting to know that the boiling point of water seems to be more affected by hydrogen bonding than that of HF, यानी कि वाटर में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा अफेक्टेड है और HF में कम है. वजह फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो वी शुड एक्सपेक्ट, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एन HF इज़ टू बी स्ट्रॉन्गर दैन दैट इन ए वाटर, यानी कि जो HF है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो H2O के मुकाबले में क्यों होनी चाहिए थी ज़्यादा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF शुड बी हायर देन दैट ऑफ H2. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी के मुकाबले में क्या होना चाहिए, हाई. होएवर इट इज़ लोअर, लेकिन ये कम है, यानी कि HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है. वजह द रीज़न इज़ दैट फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड. जो फ्लोरीन एटम है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन of the neighboring molecule, and water can form two hydrogen bond. तो बेसिकली वाटर में अगरचे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है एज़ कम्पेयर टू HF, लेकिन अगर हम देखें तो H2O जो है, पानी जो है, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पर मालिक्यूल, और जो HF है ये एक बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड. सो एज इट इज़ हैज़ टू हाइड्रोजन एटम एंड टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, सो दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन HF. ये अगला सवाल है. The density of water is less than that of ice. Why ice floats on the surface of water justified? तो देखें जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम पानी को बर्फ़ में तब्दील करते हैं तो जो आइस है उसका ओपन टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है विद वाइड होल्स, whereas the structure of water did not give any free space in the molecular structure, जबकि पानी में किसी किस्म का कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं होती. दिस गैपिंग इन द स्ट्रक्चर रिड्यूसेस डेंसिटी. तो ये जो गैप आ गया है इससे वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है, कम. सो रिड्यूसेस डेंसिटी एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम, हैंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी पानी से कम हो गई है. एंड आइस फ्लोट्स बिकॉज इट इज़ अबाउट 9% लेस देन दैट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल. इन अदर वर्ड्स आइस टेक्स अप मोर 9% मोर स्पेस देन वाटर, यानी कि पानी के मुकाबले में बर्फ़ 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है. सो आ लीटर ऑफ आइस वेज लेस देन दैट ऑफ वाटर. द हैवियर वाटर डिस्प्लेसेस द लाइटर गैस, सो आइस फ्लोट्स टू द टॉप. अगला सवाल है. डिस्क्राइब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो देखें, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स परफॉर्म द क्लिनजिंग एक्शन बिकॉज द पोलर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर वाटर सोलेबल, के जो पोलर पार्ट होते हैं वो वाटर सोलेबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो चूँकि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पानी में सोलेबल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एंड द नॉन पोलर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड वाटर, और जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं वो आउटसाइड द वाटर रहते हैं बिकॉज दे आर अल्काइल और बेंजाइल पोर्शन एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और ये जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं फिर ये क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे रिमेन आउटसाइड द वाटर. ये अगला सवाल है. व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो? द मॉलिक्यूल्स विच आर
larger, somewhat rigid and linear, having some of the structure of solid, showing optical properties and some of the freedom of motion of liquids। ठीक है, यानी कि इनमें लिक्विड की तरह फ्रीडम ऑफ मोशन भी पाई जाती है और ये रिजिड और लीनियर बिहेवियर भी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर इंटरमीडिएट डोज ऑफ सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक लिक्विड। दे हैव द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि इनमें फ्लूइड जैसी फ्लूइडिटी, लिक्विड जैसी फ्लूइडिटी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड जैसी। सो दे आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, इसी वजह से इन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये अगला सवाल है, गिव 4 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। सो 4 इस्तेमालात हमने यहाँ पर बयान करने हैं। द 4 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर गिवन बिलो। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर, के जो पोटेंशियल फेलियर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। Room thermometers are also contain liquid crystals with a suitable temperature range. As the temperature changes, figures show up in different color. तो जैसे जैसे कलर चेंज होगा तो जो डिफरेंट कलर के जो फिगर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। Liquid crystals are also used in the display of electrical devices such as digital watches, calculator, laptop, computer। इन सब की जो स्क्रीन है वो LCD के ऊपर मुश्तमिल होती है, LCD, ठीक है, liquid crystal display। And these devices operate due to the fact that the temperature, pressure and electromagnetic fields easily affect the weak bond which hold the molecules together in liquid crystal. In chromatographic separation, liquid crystals are used as solvent। तो सेकंड चैप्टर में हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो सॉल्वेंट है, जो मोबाइल फेज है, वो लिक्विड क्रिस्टल भी हो सकती हैं। एंड ओसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्ले आर आल्सो यूज लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन्स। जब अगला सवाल है क्लास, क्वेश्चन नंबर 16, liquid crystals can be used to locate the tumors and infections in arteries and veins। यानी कि arteries और veins के अंदर हम infection और tumors का पता लगाने के लिए हम liquid crystal को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो liquid crystalline substances are used to locate the veins, arteries, infections and tumors। The reason is that these parts of body are warmer than the surrounding tissue। यानी कि ये वाले जो से हिस्से हैं ये सराउंडिंग टिश्यूज़ के मुकाबले में गर्म होते हैं। स्पेशलिस्ट कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ स्किन थर्मोग्राफी। सो स्किन थर्मोग्राफी की टेक्निक यूज़ होगी टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इन वेन्स। तो जहाँ ब्लॉक होगा ना वहाँ पर वो गर्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा। वेन एवर अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट, अ ट्यूमर शोज अप a hot area which is colored blue, and this technique has been successful in the early diagnostic of breast cancer। ये क्लास, अब अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज स्किन थर्मोग्राफी एंड स्टेट द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है सेम वही आंसर है क्लास इसका, ठीक है, आपने सेम वही आंसर इसमें लिखना है जो हमने पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ा है, ये सेम इसका आंसर होगा। अब अगला सवाल है जी, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइट्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइट्स को डिफाइन करें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? दो सॉलिड्स इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न। एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में जहाँ अरेंज होंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे देख लें ये अरेंजमेंट मौजूद है, जैसे आयरन है, डायमंड है, आइस है और सॉल्ट है, ये इसकी एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब क्रिस्टलाइट्स क्या हैं? ये क्रिस्टलाइट्स क्या हैं? लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अमॉर्फस सॉलिड। इनके अमॉर्फस सॉलिड में अगर हम बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्लास जो रेगुलरिटी है वो अरेंज यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती, बट दे कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। लेकिन उनके अंदर स्मॉल पोर्शन मौजूद होता है जहाँ पर वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। एंड दीज क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ अदरवाइज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नाउन एज क्रिस्टलाइट्स। तो वो जो पूरे क्रिस्टलाइट सॉलिड में वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं जहाँ पर अरेंजमेंट मौजूद है उन्हें हम क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। जी क्लास, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।